थर्ड वीडियो के अंदर अब आप देखिए, अब हम डिस्कस करेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ सैम्पलिंग को। प्रिंसिपल्स ऑफ सैम्पलिंग में कुछ हमारे प्रिंसिपल्स हैं भाई। जब हम सैम्पल साइज सेलेक्ट कर रहे हैं, जब हम सैम्पल को कलेक्ट कर रहे हैं, तो हमारे क्या क्या प्रिंसिपल्स हैं, क्या क्या हम लोग को फॉलो करना चाहिए, ये वो चीज़ बता रहा है। सबसे पहला है लॉ ऑफ स्टैटिस्टिकल रेगुलरिटी। किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए? सबसे पहला है लॉ ऑफ स्टैटिस्टिकल रेगुलरिटी। आप देखो, लॉ ऑफ स्टैटिस्टिकल रेगुलरिटी क्या कहता है? इस लॉ के तहत ये कहता है कि अगर एक लार्ज ग्रुप है, आप कह लो वो लार्ज ग्रुप, मान लो मेरी पॉपुलेशन है, वो कह रहे हैं एक लार्ज ग्रुप है या मेरी पॉपुलेशन है, उसमें से अगर मैं थोड़ा सा सैंपल को सिलेक्ट कर लूँ, अगर मैंने इसमें से थोड़े से सैंपल को सिलेक्ट कर लिया, तो वो जो सैंपल है मेरा, वो भी इसी लार्ज ग्रुप को, इसी पॉपुलेशन के कैरेक्टरिस्टिक्स को दिखाएगा। ऑब्वियस सी बात है भाई। मैं कहती हूँ ये जो लार्ज ग्रुप है वो चावल की बोरी है, जिसका मैंने आपको एग्जांपल दिया था, चावल की बोरी है। अब इस चावल की बोरी में से अगर मैं थोड़े से चावल को सिलेक्ट कर लूँ, थोड़े से चावल अपने हाथ में ले लूँ, तो वो जो चावल हैं वो इसी चावल की बोरी में जितना भी चावल होगा उसी की विशेषताएं ही तो दिखाएगा मेरे को, है ना। तो हमने यही चीज़ कही, दिस इज लॉ ऑफ स्टैटिस्टिकल रेगुलरिटी। लॉ ऑफ स्टैटिस्टिकल रेगुलरिटी क्या कहता है? वो ये कहता है, जब भी, ये बोलता है जब भी हम एक लार्ज ग्रुप से अगर हम सैंपल को सिलेक्ट करते हैं रैंडमली, तो हमेशा वो क्या करेगा? वो उसी लार्ज ग्रुप के कैरेक्टरिस्टिक्स को दिखाएगा। ठीक है। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, अ ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स चूजन एट रैंडम फ्रॉम लार्जर ग्रुप, अगर बड़े ग्रुप से, दैट इज पॉपुलेशन से, अगर हम कुछ सैंपल सिलेक्ट कर रहे हैं, थोड़ी सी चीज़ें सिलेक्ट कर रहे हैं, तो वो हमेशा उसी लार्जर ग्रुप की, दैट इज उसी पॉपुलेशन के कैरेक्टरिस्टिक्स को दिखाएगा। अगले प्रिंसिपल पर आइए। नेक्स्ट प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ इनर्शिया ऑफ लार्ज नंबर्स। प्रिंसिपल ऑफ इनर्शिया ऑफ लार्ज नंबर्स क्या कहता है? ये पहले वाले प्रिंसिपल को ही आगे लेकर के चलता है। वो ये कहता है कि भाई ये बात तो ठीक है कि अगर मेरे पास पॉपुलेशन है कोई, या एक लार्ज ग्रुप है, उसमें से अगर हम थोड़े से सैंपल को सिलेक्ट करते हैं, तो वो जो सैंपल है वो हमें इसी लार्ज ग्रुप की विशेषता दिखाता है, जो हमारा पहला वाला प्रिंसिपल कह रहा था। बट प्रिंसिपल ऑफ इनर्शिया ऑफ लार्ज नंबर्स क्या बोलता है? कहता है अगर हम सैंपल साइज को बढ़ा देते हैं, भाई थोड़े से सैंपल सिलेक्ट करने की जगह अगर हम सैंपल साइज को बढ़ा देते हैं, तो ये और अच्छे से हमारी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करने लग जाएगा। तो जो भी हमारे रिजल्ट आएंगे सैंपल को स्टडी करने के बाद, वो और ज़्यादा क्या आएंगे? एक्यूरेट आएंगे, और ज़्यादा क्या आ जाएंगे? रिलायबल आ जाएंगे। ये वाली बात बोलता है। आप देखिए, इट स्टेट्स दैट एज द सैंपल साइज इंक्रीजेज, द रिजल्ट टेंड्स टू बी मोर रिलायबल एंड एक्यूरेट, कीपिंग अदर फैक्टर्स कांस्टेंट। बेटे, कीपिंग अदर फैक्टर्स कांस्टेंट का यहाँ पे मतलब क्या है? कि भाई ऐसा ना हो जाए कि हम पॉपुलेशन को बढ़ा दें। अगर हम पॉपुलेशन को, अगर बहुत ज़्यादा हमारी पॉपुलेशन बढ़ जाए, बट हम सैंपल साइज को अगर थोड़ा सा ही बढ़ाएंगे, तो हम तब ये बात नहीं बोल सकते हैं कि रिजल्ट और ज़्यादा एक्यूरेट हो गया जी, और ज़्यादा रिलायबल हो गया है ना, क्योंकि भाई पॉपुलेशन तो ज़्यादा हो गई है ना, इस वजह से। इसीलिए इसने कहा कि अगर हम बाकी चीज़ों को एज इट इज़ रख दें, जो पॉपुलेशन का साइज़ जितना था उतना ही रहने दें, और अगर हम सैंपल का साइज़ अगर बढ़ा दें, तो जो हमारे रिजल्ट है वो और ज़्यादा एक्यूरेट होंगे, और ज़्यादा रिलायबल होंगे। नेक्स्ट प्रिंसिपल आइए, प्रिंसिपल ऑफ परसिस्टेंस ऑफ स्मॉल नंबर्स। ये प्रिंसिपल थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है, बट इसको भी हम एक एग्जाम्पल से समझेंगे। पहले रीड करते हैं। प्रिंसिपल ऑफ परसिस्टेंस ऑफ स्मॉल नंबर्स क्या कहता है कि अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, इफ सम ऑफ द आइटम्स इन अ पॉपुलेशन पोजेस markedly distinct characteristics from the remaining items, then this tendency would be revealed in the sample value also. Rather, this tendency of persistence will be there even if the population size is increased, or in the case of large samples. आप इसमें एग्जाम्पल को समझिए। कह रहे हैं यहाँ पर, आप देखिए प्रिंसिपल का नाम क्या है? प्रिंसिपल ऑफ परसिस्टेंस ऑफ स्मॉल नंबर्स। ये कहता है कि आप मान लो हमारी जो पॉपुलेशन है, इसमें कुछ अलग विशेषता है। कुछ लोगों के अंदर
अलग विशेषता है, अलग कैरेक्टरिस्टिक है, ठीक है, अलग कैरेक्टरिस्टिक है। मैं ये कहती हूँ कि भाई मान लो हमारी पॉपुलेशन में बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारी दुनिया है, बहुत सारे लोग हैं, इसमें कुछ लोग हैं जिनमें है सुपर पावर। सुपर पावर भाई सुपरमैन के जैसे, है ना, सुपर पावर है। अब ये कैरेक्टरिस्टिक कहता है कि भाई हमारी पॉपुलेशन जो है इसमें बहुत सारे लोग हैं, अगर कुछ लोगों के अंदर एक अलग विशेषता है, एक अलग कैरेक्टरिस्टिक है, ठीक है, मान लो उनमें अलग कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि कुछ लोगों में सुपर पावर है। कहते हैं अगर इस पॉपुलेशन में से मैं सैंपल को सिलेक्ट करूं तो उसके अंदर हमेशा हमारा प्रिंसिपल क्या कहता है, जो सैंपल है वो मेरी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करता है। तो भाई ये प्रिंसिपल कहता है अगर मेरी पॉपुलेशन में से मैं थोड़ा सा सैंपल सिलेक्ट करूं तो उस सैंपल में भी कुछ लोग आएंगे जिनमें सुपर पावर होगी, है ना। तो सैंपल तो क्योंकि पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करता है भाई, उसमें नॉर्मल लोग भी आएंगे और ऐसे लोग भी आएंगे मेरे सैंपल में जिनमें सुपर पावर होगी, तभी तो सैंपल हमारा पॉपुलेशन को दर्शाएगा। ये कह रहे हैं कि रैदर दिस टेंडेंसी ऑफ परसिस्टेंस विल बी देयर इवन इफ द पॉपुलेशन इज इंक्रीज। कहता है अगर मेरी पॉपुलेशन बढ़ जाए, मेरी पॉपुलेशन अगर इंक्रीज कर जाए तो भाई ऐसे लोग भी तो उसमें बढ़ जाएंगे जो लोग नॉर्मल हैं, और ऐसे भी बढ़ जाएंगे जिनमें सुपर पावर है ना, सुपर पावर है, ऐसे लोग भी बढ़ जाएंगे। तो कहता है अगर मेरी पॉपुलेशन बढ़ जाए या मैं सैंपल अगर ज़्यादा लेना शुरू कर दूं तो मुझे ये चीज़ और ज़्यादा नज़र आएगी। ये कह रहे रैदर दिस टेंडेंसी ऑफ परसिस्टेंस विल बी देयर इवन इफ द पॉपुलेशन साइज इज इंक्रीज, कि भाई ये अलग विशेषता मुझे तब भी नज़र आएगी अगर मेरा पॉपुलेशन साइज सेम रहे या मेरे पॉपुलेशन साइज बढ़ जाए। आई होप आप लोगों को ये बात जो है वो समझ में आ गई है। नेक्स्ट आइए प्रिंसिपल ऑफ वैलिडिटी। प्रिंसिपल ऑफ वैलिडिटी कहता है कि भाई जब हम एक सैम्पलिंग डिज़ाइन बनाते हैं तो हम लोग क्या कहते हैं कि भाई वो वैलिड होना चाहिए, वो वैलिड होगा। आप देखो हर टेस्ट के साथ, जेड टेस्ट, टी टेस्ट, का स्क्वायर, एफ टेस्ट, आपके हर टेस्ट के साथ में कुछ ना कुछ कंडीशंस अटैच्ड हैं। विद एवरी टेस्ट देयर आर सम कंडीशंस, है ना, कुछ कंडीशंस अटैच्ड होती हैं। भाई हमारा जेड टेस्ट जो है वो लार्ज सैम्पल टेस्ट कहलाता है। लार्ज सैम्पल टेस्ट क्यों कहलाता है भाई, वहाँ पर कंडीशन क्या है कि सैम्पल साइज ग्रेटर दैन या इक्वल टू 30 होना चाहिए। टी टेस्ट स्टूडेंट टेस्ट कहलाता है, वहाँ पे सैम्पल साइज लेस देन 30 है। का स्क्वायर टेस्ट की अलग कंडीशन है, एफ टेस्ट की अलग कंडीशन है। ये कहता है कि भाई अगर कोई वैलिड टेस्ट होगा, अगर वो वैलिड टेस्ट, हमारा टेस्ट वैलिड तभी बन पाएगा जब आप उसकी जो कंडीशंस हैं आप उसको मैच कराएंगे। और अगर कंडीशंस मैच होंगी, आप उससे अगर अनुमान निकालते हो, एस्टिमेट्स निकालते हो पॉपुलेशन के पैरामीटर के, तो वो बिल्कुल एक्यूरेट आएंगे। तो ये कहता है कि वैलिड टेस्ट के साथ में कंडीशंस जो हैं वो हमें देखनी पड़ेंगी, कंडीशंस के हिसाब से ही हमें टेस्ट लगाना चाहिए। लास्ट प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ ऑप्टिमाइजेशन। बेटे प्रिंसिपल ऑफ ऑप्टिमाइजेशन जो है हमारा वो ये कहता है, इस प्रिंसिपल के तहत क्या कहते हैं, हम लोग कहते हैं कि प्रिंसिपल स्ट्रेस करता है किस चीज़ के ऊपर, कि हम लोग को सैंपल जो है वो ऐसा सिलेक्ट करना है कि हमें वो क्या दे, ऑप्टिमम रिजल्ट्स दे, हमारी पॉपुलेशन के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करें हम। अब ये कहता है कि हम लोगों को भाई ऑप्टिमम रिजल्ट्स तो चाहिए, ये कहता है कि हमें सैंपल उस हिसाब से सिलेक्ट करना है। बट अब समस्या क्या है यहाँ पर, समस्या ये है अगर मैं लार्ज सैंपल सिलेक्ट करूँगी तो क्या हो जाएगा, मेरा कॉस्ट जो है खर्चा ज़्यादा हो जाएगा, बट येस रिजल्ट्स क्या होंगे मेरे, एफिशिएंट होंगे। और अगर मैं लेस सैंपल सिलेक्ट करूँगी तो मेरा कॉस्ट तो कम हो जाएगा, बट रिजल्ट्स क्या एफिशिएंट होंगे इतने, नहीं, एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो ये कहता है मुझे क्या करना है, मुझे ऑप्टिमम सैंपल साइज चाहिए जी। ऑप्टिमम सैंपल साइज मतलब ऐसा बिल्कुल परफेक्ट सैंपल साइज चाहिए मेरे को, जो मेरे कॉस्ट को भी बहुत ज़्यादा ना बढ़ाए और मेरे को रिजल्ट्स भी क्या दे, एफिशिएंट दे। आई होप आप लोगों को ये पाँचों के पाँचों प्रिंसिपल्स जो हैं वो समझ में आ गए हैं।